हेलो एवरीवन। तो हमने 2 यूनिट फिनिश कर लिए हैं चैप्टर 12th क्लास की। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है अगर आप मज़े से समझोगे तो। और हाँ, इस चैप्टर में मैं स्टेप बाय स्टेप करवाऊँगी क्योंकि बुक के अंदर आपको टॉपिक पहले मतलब अलग दिए हुए हैं, बाद में अलग। तो जो मैं करवा रही हूँ उसको उसी लाइन में करते रहना, तब आपको ईजिली समझ आएगा और उसी वे में आप नोट्स बनाते रहना। और बुक के अंदर जब आप देखोगे तो सबसे पहले अलग टॉपिक मिलेगा और जो मैंने करवाया वो आई थिंक 12th and 13th टॉपिक है, तो वो पहले करना। उसके बाद जो फर्स्ट वाले टॉपिक्स हैं वो आपको समझ आएंगे। क्लियर हुआ? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हमारी जो यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले अब हम जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा था, सॉल्यूशंस पढ़ा था। तो हमने पहले चैप्टर का जो नाम है वो डिस्क्राइब किया था, सॉल्यूशंस क्या होते हैं एंड व्हाट आर द सॉलिड स्टेट्स। तो वैसे ही सिमिलरली व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रो वर्ड मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री तो एज वी नो जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस। तो वो केमिस्ट्री जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो एक रिलेशन बताती है इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बीच में। तो जनरली हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिसिटी है, तो दूसरा केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल एनर्जी होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ रिएक्शंस की केमिकल एनर्जी होती है। तो 2 प्रोसेस हो सकती हैं। अब आप कहोगे मैम या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है हमारी केमिकल एनर्जी में, या हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज हो सकती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही कह रहे हो। तो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हम 2 प्रोसेसेस पढ़ते हैं इसके अंदर। एक तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चेंज होती है हमारी केमिकल एनर्जी में, एंड सेकंड वन जो हमारी केमिकल एनर्जी है वो चेंज होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम 2 चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बेस पे हमारे पास 2 टाइप के जो हमारे सेल्स आते हैं वो होंगे हमारे, एक तो होगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकंड वन होगा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ब्रीफ में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लो, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब जो केमिकल एनर्जी को चेंज करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, ठीक है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसके लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रोलिटिक जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करे, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। 2 टाइप के हमने सेल्स डिस्कस करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इनके आगे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में भी चेंज हो सकती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में भी चेंज हो सकती है, ठीक है। इसका हमारा जो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल का वो हमारा है ये, और जो इसका इलेक्ट्रोलिटिक का है वो है ये। तो मतलब क्या है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में हो रही है और इलेक्ट्रिकल हमारी केमिकल में चेंज हो रही है, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है ये तो था हमारा जो यूनिट का नाम है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आप बुक पास में रख के ढूंढ रहे हो तो इसका जो टॉपिक है ये 12th and 13 है, गैल्वेनिक सेल के नाम से, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल नहीं बोलेंगे, बट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं एज अ एग्जांपल गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या डैनियल सेल, किसी भी नाम से आ जाए आपको यही डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अभी मैंने बताया दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल्स विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लिख दो डेफिनेशन, द सेल्स
which is used to convert chemical energy into electrical energy। ठीक है, वो सेल जो हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के यूज़ होता है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम इसके अंदर एग्जांपल स्टडी करते हैं गैल्वेनिक सेल, या हम बोल दो डैनियल सेल। ठीक है, जो डैनियल सेल है वो गैल्वेनिक सेल का ही एक पार्ट है एज एन एग्जांपल। देखो, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है और जो हमारा डैनियल सेल है वो हमारे गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है। तो जब भी कुछ आ जाए तो एक ही चीज़ डिस्कस करनी है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको एग्जाम में गैल्वेनिक सेल पूछे, डैनियल सेल पूछे, वोल्टिक सेल पूछे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूछे, सारे एक ही हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल जो था वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? गैल्वेनो एक साइंटिस्ट था। और जो हमारा वोल्टिक सेल था वो हमारा आया था वोल्टा साइंटिस्ट ने। ठीक है, और जो डैनियल था वो डैनियल साइंटिस्ट ने दिया था। तो हमें हर चीज़ पता है कि किसी भी चीज़ का नाम एक आदमी से जुड़ा होता है, मतलब जिसने वो डिस्कवर करी होती है, साइंटिस्ट के नाम पे ही उन चीज़ों का नाम रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज इतना नहीं करवाऊंगी, बट जो आज करवा रही हूँ उसको अच्छे से समझ लेना ताकि जो आपको पूरी यूनिट है वो अच्छे से समझ आ जाए। चलिए गैल्वेनिक सेल लेते हैं। देखो, गैल्वेनिक सेल में हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल। हम लेते हैं एक कॉपर सल्फेट और एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और एक हमने ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हमने कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट ही लिया है, कोई भी ले सकते हो। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, कुछ भी ले सकते हो आप। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं लेकिन आपस में एक ही है। आपको अगर बुक में जो पूछा जाए, सपोज करो आपको दे दिया जिंक सल्फेट और सिल्वर सल्फेट, तो घबराना नहीं है, एक मैकेनिज़्म है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल अच्छे से कर लो, उसके बाद उसका सेल ही तो बनाना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही तो करना है। दूसरी बात, जो हमारे सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ ली है या हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल आ चुके हैं, वो हमारे बेस्ड होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूरी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है। अब आप 12th में आ चुके हैं तो 11th में स्टडी तो किया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं जिसके अंदर हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस और हमारी जो रिडक्शन प्रोसेस है वो दोनों की दोनों एक स्टेप में ही होते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन वो होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेप एंड रिडक्शन स्टेप एक ही में हो, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात आती है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा रिडक्शन होता है वो जनरली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होंगे, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड की तरह एक्ट करती है और कौन सी हमारी जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह एक्ट करती है। वो डिपेंड करती है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रिक देख लो, तो उसके लिए याद रखो रेड कैथ, बस ये याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, कैट का मतलब होता है कैथोड, तो मतलब कैथोड के ऊपर जो होगी वो रिडक्शन होगी। कैथोड आ गया तो क्या होगी हमारी रिडक्शन, और अगर हमारा एनोड आ गया तो हमारी क्या होगी ऑक्सीडेशन।
ठीक है। इसके ऊपर हमारी हो रही है रिडक्शन, उसके ऊपर हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन। याद रहेगा कि किस साइड पे एक रिडक्शन हो रही है और कहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो हम स्टार्ट कर रहे थे गैल्वेनिक सेल, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या लिया, 2 सॉल्यूशंस लिए एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। तो हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ पे लिए 2 बीकर, बीकर नहीं बोलेंगे हम इनको, सेल्स बोलते हैं। अभी बीकर ले लो, बाद में समझ आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक रॉड ले ली, यहाँ पे मैंने एक रॉड ली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो सॉल्यूशन लिया है वो कौन सा लिया, सपोज करो वो मैंने लिया है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन लिया है वो सपोज करो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब जो ये रॉड है जिंक सल्फेट के अंदर मैंने जो जिंक रॉड ली है, क्लियर है। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैंने कॉपर की रॉड ली है। इतना समझ आया। मैंने 2 बीकर लिए, एक के अंदर जिंक सल्फेट लिया, एक के अंदर कॉपर सल्फेट लिया। जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की रॉड डिप करी, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर की रॉड डिप करी। इतना आ गया क्लियर। मैंने क्या किया कि जो हमने बाहर एक बल्ब लगाया विद एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, मैंने बल्ब लगा दिया बाहर, हमने यहाँ से बाहर से कोई सर्किट अप्लाई किया, ठीक है। अब ऊपर से ये रब कर देते कि जिंक सल्फेट हमारा जो सॉल्यूशन था, हम जनरली गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, बाहर से हमने सप्लाई दे दी, ठीक है। अब जो ये बल्ब है कब जलेगा वो देखना है हमें। ये जो बल्ब है वो कब जलेगा उसकी प्रोसेस देखनी है। देखो जो हमने जिंक लिया, जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। जिंक क्या करता है, जिंक बनाता है Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो रिमूव करता है, ठीक है। और जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर क्या करता है, Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हमारा Cu बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देखो दूसरी बात, यहाँ कौन सी प्रोसेस हो रही है हमारी, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हमारी कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है और रिडक्शन क्यों हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक के पास क्या थे, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक के पास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए। लेकिन रिडक्शन क्या होता है कि कॉपर पहले ही बेचारा गरीब था, उसने सोचा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाएं, तो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स लिए और Cu बन गया एज अ स्टेबल फॉर्म, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब क्या हो रहा है, ये जो जिंक की इलेक्ट्रोड है हमने ली है, इसके अंदर हमारा है जिंक सल्फेट और इस सॉल्यूशन में हमारा है कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब जो जिंक हमने लिया वो क्या कर रहा है, जिंक 2+ स्टेट में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। तो जिंक जो है अपने जिंक 2+ के जो आयन है वो तो इस सॉल्यूशन में रिमूव कर रहा है, छोड़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इसके ऊपर रह रहे हैं, जो ये रोड है हमारी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कॉपर सल्फेट पे। ये जो कॉपर की रोड है किस स्टेट में है, यहाँ पे कॉपर Cu2+, ठीक है। अब इस रोड का कोई काम नहीं है, Cu2+ है, क्लियर हुआ। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने क्या किया, जो पावर थी वो ऑन कर दी। अब क्या हो रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव कर रहे हैं इस तरफ आगे। अब कॉपर क्या है, वो तो चाहता ही है कि मुझे और इलेक्ट्रॉन्स मिले कि मैं स्टेबल हो जाऊं। अब जिंक तो क्या है, जिंक यहाँ पे अमीर है सपोज करो, और कॉपर यहाँ पे गरीब है। अमीर क्या करता है, दान करता है, और गरीब क्या करता है, वो लेता है। तो जिंक ने तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन कॉपर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि मुझे कब इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो कॉपर क्या कर रहा है, यहाँ पे वेट में बैठा है, और जैसे ही जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, जो कॉपर 2+ है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, और जो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाए कॉपर 2+ इस सॉल्यूशन से इस रोड पे जो डिपॉजिट होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, कॉपर यहाँ से ले रहा है, तो ये प्रोसेस क्या होती जाएगी, कॉन्टिन्यूसली
चलती रहेगी। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे इस इलेक्ट्रोड से जो जिंक की हमने इलेक्ट्रोड ली है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मैंने बताया था कि कैसे याद रखोगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रेड कैट रिडक्शन एट कैथोड, तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इस रोड को हमने क्या नाम दिया, कैथोड। हम ऐसे ही किसी को कैथोड एनोड नाम नहीं देंगे। जहाँ पे रिडक्शन होगी कैथोड होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमने इसको क्या नाम दिया, एनोड। ठीक है। अब जिंक क्या कर रहा है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है और स्टेबल फॉर्म में आ रहा है। तो जिंक देता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, रोड बिल्कुल पतली होती जाएगी। ठीक है। और जो ये कॉपर है वो ले रहा है, कोई चीज़ ले रहे हैं हम, तो मोटा होता जाएगा कॉपर। ठीक है। अब कोई इंसान है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो देता रहेगा तो उसके पैसे कम होते रहेंगे, और जिसके पास है नहीं उसके पास जो पैसे हैं वो डिपॉजिट होते रहेंगे। तो इसी तरीके से जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो क्या हो रहा है, पतला होता जा रहा है उसकी जो रॉड है, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी भी किया था कुछ कंसेप्ट कंडक्टिविटी के, कि जब कंडक्टर कब बनते हैं, कंडक्टिविटी कब आती है, इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, एनोड टू कैथोड। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ये जो बल्ब है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि ये बल्ब जो है वो बंद हो गया। ठीक है। क्यों बंद हो गया, देखो वो रीज़न। ये बल्ब बंद होने का एक रीज़न हो सकता है, या तो हमने जो सर्किट लगाया है वो अच्छे से नहीं लगाया। ठीक है, एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है कि जो इसके अंदर Cu2+ के साथ साथ SO4 2 नेगेटिव भी तो बन रहे हैं, और इसके पास जिंक 2+ के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना सॉल्यूशन में, और इसके अंदर SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि Cu2+ तो कहाँ हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इधर आके Cu2+ के साथ एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो क्या है, एक तरफ पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एक तरफ नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो एनोड हो गया हमारा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो हमारा हो गया कैथोड पॉजिटिव। अब बात आती है जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, जिंक 2+ क्या कह रहे हैं, अरे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव के पास जा रहे हैं, हम खुद पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपने पास पकड़ के रखेंगे, उनको मूव ही नहीं करने देंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेंगे तो बेचारा करंट कहाँ से फ्लो करेगा। समझ आ गई बात। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया था सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन का जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था सॉल्ट ब्रिज, तो वो सॉल्ट ब्रिज हमने इस सॉल्यूशन के बीच में लगा दिया। अभी बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है, किसी भी दो चीज़ को जोड़ना। ठीक है, इधर से अगर उधर जाना है तो बीच में हम ब्रिज बनाते हैं। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज को लगाया। सॉल्ट ब्रिज का एक फंक्शन तो क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा बन रहे हैं, यहाँ नेगेटिव ज़्यादा बन रहे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए। दूसरी बात, इसकी वजह से जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है। अब इसको सॉल्ट ब्रिज ही क्यों बोला, और कोई ब्रिज क्यों नहीं बोला, क्योंकि हम इसके अंदर सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। या तो KCl ले लो या कोई और सॉल्ट ले लो, जनरली हम KCl सॉल्ट यूज़ करते हैं इसके अंदर। और एक और बात, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं अगर सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे अगर सॉल्यूशन क्या होता है। अगर सॉल्यूशन एक जेल होता है, हमने जेल ही यूज़ क्यों किया, कोई और चीज़ क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि जो हमारा KCl है उसको इस सॉल्यूशन में जाने के लिए कोई मतलब चीज़ चाहिए जिसकी वजह से वो आसानी से चला जाए। तो अगर एक जेल होता है जिसकी वजह से जो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के जो आयन हैं वो ईजिली इन सॉल्यूशन में जा सके, तो हमारा जो KCl होता है वो होता है K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोशिएट। ठीक है, अब यहाँ क्या है, SO4K,
इसको मैं रब कर देती हूँ। यहाँ कौन से हैं, SO4 2 नेगेटिव और Cu2 प्लस बन रहे थे। तो SO4 2 नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा थी, यहाँ जिंक 2 प्लस की थी। अब इस सॉल्यूशन में क्या है, K पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। अब क्या होगा, ये K पॉजिटिव इस SO4 2 नेगेटिव के पास आएगा और इन SO4 2 नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रल हो जाते हैं। तो K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव को लेके एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। यहाँ से SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और जो ये Cl नेगेटिव है वो Zn2 प्लस को ले लेगा, तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी कंसंट्रेशन कम होती रहेगी। तो उस वजह से जो है ये जो सॉल्यूशन है वो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे और फिर दोबारा से वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसे होएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस सॉल्यूशन में, फिर इस सॉल्यूशन से SO4 2 नेगेटिव जा रहे हैं, इस सॉल्यूशन से जिंक 2 पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो ये सर्किट इस तरीके से चलता रहेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का एक फंक्शन तो क्या हो गया कि जो ये सर्किट है उसको कंप्लीट करता है, सेकंड वन जो न्यूट्रलिटी है सॉल्यूशन की उसको मेंटेन करता है। यहाँ तक हुआ क्लियर। अब इसके बाद जो हमारे सॉल्ट ब्रिज है उसके फंक्शन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड गिव इट्स एप्लीकेशंस या गिव इट्स फंक्शंस। तो दो ही फंक्शन है जनरली। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, जो दो सॉल्यूशंस के बीच में। दूसरी बात, हम इस पूरे सेटअप को एक गैल्वेनिक सेल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। पूरे सेटअप को, इसको सबको मिला के पूरे सेटअप को हमने एक सेल का नाम दिया। तो इस पूरे सेल को हम क्या बोलते हैं, मैं रिएक्शन रब कर रही हूँ या अब तक तो लिख ली होगी आप लोगों ने। तो ये जो रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, तो हम क्या नाम देते हैं इनका, हाफ सेल। ये हाफ सेल है, इसको हमने नाम दिया हाफ सेल, ठीक है। हाफ सेल मिलके पूरा एक सेल बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ रहा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसका नाम पड़ रहा है रिडक्शन हाफ सेल। तो हम अगर हमारे पास ये आ जाए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो रिएक्शन है वो हमने लिखी थी और जो रिडक्शन हाफ सेल है वो उसकी रिएक्शन हमने लिखी थी। यहाँ तक आया, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने खुद से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, करंट बन रहा था जिसकी वजह से पोटेंशियल बन रहा था, अब हम क्या करते हैं, एक बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। सपोज करो, ठीक है, बाहर से हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास तीन कंडीशंस आती हैं। ये हमारी रिडक्शन हाफ सेल, ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब देखो, एक तो इस सेल का खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, एक हमने बाहर से कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट देखो, जो बाहर का एक्सटर्नल था अगर वो अंदर वाले से कम है तो क्या होगा। अब देखो, जिसकी ज़्यादा अमाउंट होती है उसी की चलती है, या जिसकी ज़्यादा मतलब पावर होती है उसी की चलती है। तो इसके अंदर किसकी, एक्सटर्नल की, तो बाहर का कोई इफेक्ट नहीं है, जो प्रोसेस चल रही है वो चलती रहेगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये होगी, जब एक्सटर्नल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम है अंदर वाले से तो हमारी रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी जैसे हमारी चल रही थी। दूसरी कंडीशन क्या है, ई एक्सटर्नल अगर हमारा ई के इक्वल आ जाता है। और एक बात, जो हमारी ई एक्सटर्नल है ना, वो जो अंदर वाला जो फोर्स है, अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट है। समझ रहे हो कैसे, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो वो जो बाहर से फोर्स लगाया है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या कहा कि दोनों फोर्स इक्वल हैं, दोनों जो करंट हैं वो पोटेंशियल जो है इक्वल हैं। तो क्या होगा, इसकी वजह से तो इधर मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से उधर मूव कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं भी मूव नहीं कर पाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स ही मूव नहीं करेंगे तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। थर्ड कंडीशन क्या बचती है कि अगर हमारा एक्सटर्नल फील्ड ग्रेटर देन है इंटरनल से, तो ऑब्वियसली पहले जो बताया था जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी की चलती है भाई। अब स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बाहर वाला। अब क्या होगा, जो बाहर वाला था वो अंदर वाले से अपोजिट कर रहा था ना, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे वो अब उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स प्रोसेस। और रिवर्स प्रोसेस क्या होगी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी,
ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारी चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इसके बाद हमारी जनरल टर्म्स आती हैं छोटी छोटी सी। ये तो था हमारे गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल, उसके अकॉर्डिंग हमारी आती है एक टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या यूज़ कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड। तो हमने जो जिंक सल्फेट लिया था वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट है और जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक ली थी, ठीक है। उनके बीच में जो डिफरेंस बन रहा है वो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ई से, ठीक है। अब आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाता है अगर हमारा जो प्रेशर है वो अगर आ जाता है 1 एटमॉस्फेरिक और जो हमारा टेम्परेचर है वो हो जाता है 298 केल्विन, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी हमें जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड कर दी, हमें बता दिया कि यही कंडीशन होनी चाहिए, तो उसको हमने बोल दिया स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं E0, ठीक है। ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा आता है सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो एक पर्टिकुलर हाफ सेल पे था, तो दूसरा आता है हमारा सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होगा? जो दोनों हाफ सेल के बीच में पोटेंशियल होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, उसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो लिख सकते हो आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के बीच में जो सेल पोटेंशियल बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसको हम जनरली लिखते हैं ई सेल से, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है EMF। व्हाट इज EMF हेयर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि दो सेल्स का जो EMF है तो उसका मतलब क्या होगा? सेल पोटेंशियल, ठीक है। उसको हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया ई सेल से। अगर हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो E0 सेल यूज़ करेंगे अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं तो, ठीक है। ये था हमारा गैल्वेनिक सेल। और अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो कोई भी सेल, ठीक है, अगर हमें कोई भी सेल रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम सेल की? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, तो वो होता है हमारा मेटल स्लैश मेटल आयन, डबल वर्टिकल लाइन, मेटल आयन और एक वर्टिकल लाइन, फिर मेटल। तो ये तो होगी हमारी रिडक्शन वाली मेटल और ये होगी हमारी ऑक्सीडेशन वाली मेटल। और जो ये होती है हमारी वो होती है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। दूसरी बात अगर हम ले रहे हैं मेटल है, जिंक की बात करें तो जिंक 2+, सॉल्ट ब्रिज कॉपर है तो Cu और मेटल है तो Cu2+, ठीक है। इस टाइप से हम बात कर रहे हैं Cu2+ एंड Cu। तो ये ऑक्सीडेशन था, ये रिडक्शन था। तो किसी भी मेटल को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं, बहुत हो गया। इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए इसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।